हाँ तो बेटा देखें आप लोग, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अच्छे से बनाना नोट्स, इसको जो डाउट हो पूछना, ठीक है। फालतू बोलने की जरूरत है नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बोलते भी नहीं हो फालतू, माशाल्लाह। तो लिख लिया बैटिंग, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसका हम एक और बोलते हैं, एक नाम इसका और है क्या, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ठीक है। दोनों चीज़ें बोलते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन, या फिर अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, ठीक है। तो देखो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। हमें किसी भी चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना होता है उसका क्लासिफिकेशन, कि वो कितने टाइप के हो सकते हैं। सेकंड हमें पढ़ना होता है उसका IUPAC नेमिंग, फिर उसकी प्रिपरेशन कि वो कैसे बनाए जा सकते हैं, कौन से कंपाउंड से उनका प्रिपरेशन होता है। सेकंड पढ़नी होती है उनकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। तो आज हम अभी सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन। लिखते रहना सब लोग, ठीक है। हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो हेडिंग लिखना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, देखो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। सबसे पहले इसके नाम ये देखते हैं। देखो ये लिखा मैंने CH3Cl, Cl की जगह Br कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल में Cl लेके चलूँगा, ठीक है। कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। ये कार्बन कौन सा है, मिथाइल, तो ये क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बन। वो कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं होता, समझ में आ रही है बात, यह कहा मैंने, वो कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं होता, सिर्फ एक ही कार्बन है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। तो ये क्या होगा, 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, AH अल्काइल हैलाइड। वो कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं है वो 0 डिग्री कार्बन। ऐसे यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा ही है CH3 CH2Cl है ये क्लोराइड, इसे लिख रहा हूँ मैं हैलाइड क्योंकि कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो Cl लगा हुआ है वो किस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक से। तो इतना तुम सुन लो, इतना पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बता रखा है कि वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये प्राइमरी कार्बन था और ये क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन चल रहा है आपका। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा ये CH3 ये लगा दिया मैंने Cl। ये कार्बन कैसा है, 2 से अटैच्ड है। वो कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड होगा वो क्या होगा आपका, सेकेंडरी कार्बन। तो ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3 यहाँ लिखा मैंने सपोज Cl। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 से। तो ये क्या हो गया आपका, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पर, ये हमने क्लासिफिकेशन ये कर दिया। आप सुनो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर लिखा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ लगा दिया मैंने सपोज Cl। अब सुन लो कान खोल के, लिख भी लेना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है, क्या कहा मैंने, बोलो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एलाइल। समझाई बात, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन लगा हुआ है उसका कॉमन नेम क्या है, एलाइल है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है फैज, ऐसे इसका नाम क्या है, एलाइल। तो ये क्या होगा आपका, एलाइल हैलाइड। हैलाइड कोई भी हो सकता है, मैं Cl लगा दिया यहाँ पर, क्लियर। ऐसे देखो यहाँ पर सुनो, ये क्या है, बेंजीन है। इतना पता होगा बचपन से ही कि बेंजीन होता है, ये पता है बेटा बचपन से। कब से पता है, बचपन से, बचपन का प्यार, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, सॉरी बेंजीन रिंग वाले कार्बन से जो कार्बन लगा है, ठीक है, बातों पे ध्यान देना,
ठीक है ना, कान खोले रख के बैठना, ऐसा ना हो कि खोए हो किसी की यादों में और यहाँ पर हो, ये होना नहीं चाहिए बेटा, समझ रहा है। यादों से बाहर आ जाओ, किससे बाहर आ जाओ, हाँ यादों से। तो देखो ये कार्बन जो था हमारा, ये कार्बन क्या था, ये कार्बन था आपका बेंजाइल कार्बन। कौन सा कार्बन बेंजाइल कार्बन होता है, वो कार्बन जो बेंजीन रिंग से लगा हो। अब बेंजाइल कार्बन से अगर OH लगा हुआ है तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल कार्बन से हेलोजन लगा है तो क्या हो गया, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। तो ये बात ध्यान रखना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, रिवीजन करना हो, लिखना हो अपनी लैंग्वेज में तो वीडियो से देख के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजाइल हैलाइड, ये सब तुम्हें लिखने का मौका दूंगा तुम्हें, बेंजाइल हैलाइड। अब सुनो ध्यान से, ये कुछ कॉमन कार्बन होते हैं, ऐसे हमने यहाँ देखा, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, दिख जाएगा आंखों से, डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है, विनाइल, ये होता है विनाइल कार्बन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइल बोलते हैं, ये भी विनाइल है, ये भी विनाइल है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विनाइल, विनाइल हैलाइड, ठीक है, क्लियर हो गया तक बात, ये हो गया आपका विनाइल हैलाइड। अब समझो ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिखा, ये वीडियो में विजिबल है, बिल्कुल है। देखो बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन लगा हुआ है, सॉरी बेंजीन रिंग से कोई हेलोजन लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, देख समझोगे बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यहाँ पर हेलोजन नहीं है, यहाँ हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। बेंजीन रिंग से कार्बन लगा हुआ है जिसको बेंजाइल कार्बन बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हेलोजन डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, बेंजीन रिंग से। तो ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे अराइल। ये कार्बन कौन सा होता है, बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन हैं, कितने कार्बन है, 6, हर एक कार्बन क्या है, अराइल। तो ये क्या हो गया आपका अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई भी। क्लासिफिकेशन छापो फटाफट इसको। तो देखो अब हम इसके अंदर बात करेंगे, ये लिख लिया होगा सबने, ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूँ ये। अब देखिए आप ध्यान से, हम बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसके अंदर, वो देखना है IUPAC नेमिंग। आप लोगों को आती है, मैं सिखा रखा, फिर भी बस इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको। लिखो IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ हेलोएल्कीन, हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स, हेलोएरीन्स। तो अब ध्यान से देखो, ये मैंने अच्छे से सिखा रखा है आप लोगों को। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा बस, जो यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होंगी। देखो मैंने यहाँ पर लिखा CH3Cl, ठीक है। अब ये बात आप अच्छे से जानते हो, जो हेलोजन होता है वो सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। हेलोजन हमेशा क्या यूज़ होता है, हेलोजन एज अ प्रीफिक्स यूज़ होता है, हमेशा पहले लगा जाएगा। तो क्या हो गया ये आपका, ये हो गया क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या था बेटा, क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्लोरोमीथेन। और ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है। हमने यहाँ पर लिखा आपका ये CH3CH2, सपोज Br लगा दिया, क्या हो गया ये ब्रोमो ईथेन। कॉमन नेम क्या हो गया इसका, इथाइल ब्रोमाइड, क्लियर। ऐसे ही देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा आपका सपोज CH3CH2Cl, क्या हो गया इसका, क्लोरोप्रोपेन। और कॉमन नेम क्या होगा, देखो अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन में 2 पॉसिबल थे ना, एक तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हो और एक सेकंड पे लगा हो। अगर प्रोपेन वाला है, सिर्फ प्रोपेन वाले की नहीं बात हो रही है, ये फर्स्ट पे लगा हुआ है तो क्या बोल देते हैं, एन प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल मतलब फर्स्ट पे लगा हुआ है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ये CH3CH, यहाँ मैंने Cl लगा दिया, ये मैंने कर दिया, इसका नाम क्या हो गया, ये पैरेंट चेन हो गई, ठीक है बेटा। 1 2 3 क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम क्या था, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कभी कभी कंपटीशन में ऐसे बोल दिया जाता है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद दिस एंड दैट, जो भी था। तो क्या हो गया आपका ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा ये
यहाँ पर हमने लिखा CH3, ये CH3, यहाँ पर लिखा CH3, ये लिखा Cl, ठीक है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 3। नंबरिंग कर दो 1 2 3, क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत किसी को? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम क्या होगा इसका? टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी कार्बन था ना ये, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहीं अगर OH होता तो अल्कोहल हो जाता। तो ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉमन नेम पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने कहा ये लिखा है यहाँ पर, तो देखो इधर ये, इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ मैंने कहा Cl लगा दिया, क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर Br लगा देता मैं, तो क्या हो जाता आपका? ये यहाँ Br लगा दिया मैंने, क्या हो गया? ये ब्रोमोबेंजीन। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नेमिंग सारी। और सुनो ध्यान से, अगर बेंजीन पर, क्या कहा मैंने? अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप, इसको 1 डाल दो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, फिर आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये 2 और 6 होती है विद रिस्पेक्ट टू 1 तो होना जरूरी है, ग्रुप तो लगा होना जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजिशन। इसको O से करते हैं हम, इसको हम O नेगेटिव से हम क्या कर देते हैं? इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आपकी जो 3 और 5 होती है, ये क्या होती है आपकी? मेटा पोजिशन। इसको हम क्या करते हैं? M से करते हैं। 4 वाली क्या होती है? पैरा पोजिशन। इसको हम किससे करते हैं? आपको P से करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ये क्लियर है नबील? पक्की बात? चलो अच्छी बात। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा, कंपाउंड है हमारे पास, ये बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ मैंने Cl लगाया, यहाँ मैंने Cl लगाया, IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन होगा ना। तो ये हो गया आपका 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। अब कोई पूछे कि इसका कॉमन नेम क्या होगा? ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ऑर्थो पर है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑर्थो का O लिख दिया मैंने, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही मैंने अगर यहाँ पर ये लिख दिया इस टाइप से, Cl। एक बात सुन लो, ये नहीं कि 1 को डालोगे, 1 ग्रुप पे से पड़ेगा, जो ग्रुप है दोनों Cl है, कहीं से भी 1 डाल दो। तो ये 1 2 3 4, IUPAC नेम क्या होगा? 2 4 डाई क्लोरोबेंजीन। ये सॉरी 1 4 डाई क्लोरो, 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा इसका पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। लिखो इसको फटाफट। लिख लिया बेटा? छाप लिया ये सब? चलो अच्छी बात है। अब रब करते हैं ये। जितने नाम मैंने यहाँ लिखवाए हैं, वो क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि वो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, सब तुम्हें याद होने चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, तो बेटा तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ने का कोई हक नहीं है, ठीक है ना। तो चुल्लू भर पानी लेना और फिर डूब पड़ना। कितना पानी? चुल्लू भर में डूबना, ठीक है। समझ गए आप? कितने में डूबोगी? नहीं डूबोगी? तो अच्छी बात है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारे पास वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन में, नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, इस पे से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लिखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ। प्रॉपर्टीज में भी पहले मैं डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट हेडिंग लिखिए आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल properties of haloalkanes and haloarenes haloalkanes and haloarenes, chemical properties of haloalkanes and haloarenes। क्लियर? तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मुझे इसमें डिस्कस करनी है वो क्या है आपका? वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, मैंने तुम्हें कुछ क्लास पहले बताया था न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं आता या क्लास में नहीं थे तो उसकी वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लेना। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जो भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। यानी कि जिस किसी पर भी नेगेटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियोफाइल होगा, जिस किसी पर लोन पेयर है वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है। क्या क्लियर है? एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा। वो रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अनदर न्यूक्लियोफाइल, जो आएगा वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो निकलेगा वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। दोज रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अनदर न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिख लें आप लोग, those reactions in which one nucleophile substitute another nucleophile from its substrate are called nucleophilic substitution reaction. They are of following type. ये अलग अलग टाइप की होती हैं। They are of following types. ठीक है, हम बात कर रहे हैं they are of following types। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सिर्फ हेलो एल्केन्स के लिए, एरोमेटिक के लिए बाद में बात करेंगे। तो कौन कौन सी होती हैं आपकी? इसके अंदर आपकी होती हैं SN1 क्या होती है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 स्टैंड फॉर यूनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या हो गया आपका? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमारी होती है SN2 होती है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आपका होता है थर्ड SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ जो हमें देखना है इसके अंदर, वो देखना है SNNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। लिखो इसको, जो हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जिसपे 90 अगर SN में तो क्वेश्चन आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से, तो 95% क्वेश्चन इन दोनों में से आएगा। ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो देखो, तुम ये तो समझ ही गए होगे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी क्या होगी। देखो, कोई भी कंपाउंड है, ये सपोज R है, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है सपोज A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इस पर क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर एक और है न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होना है? क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना। पता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ये आके क्या करे, इसको लात मार के बाहर निकाल दे और इसकी जगह ले ले। यहाँ क्या बन गया? RNU। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसमें से? अपने सबस्ट्रेट में से। मैंने बताया था जो रिएक्टेंट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, जो अटैक करता है वो अटैकिंग स्पीशीज, और जिस पर अटैक होता है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट। तो अटैकिंग स्पीशीज आए, अटैक करा, सबस्ट्रेट में से न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया। लिख लो ये। अब हमें देखना है कि वो इसकी मैकेनिज्म क्या क्या हो सकती है। या तो ये रिएक्शन SN1 SN2 स्टेप से हो सकती है। अब एक ही करके हमें डिस्कस करना है। छापो इसको, ये लिख लिया सब, वो लिख लो एग्जाम्पल।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल लें बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग है हमारी SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको पहले मेरी बात सुनो कि हमें इसको समझना कैसे है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने कोचिंग में पढ़ाया था, तो मैंने पूरा समझा दिया, सब कुछ बता दिया, बहुत दो तीन बार मैंने बता दिया। तो लास्ट में बच्चा बोलता है सर मैकेनिज्म समझ में नहीं आई क्लास के बाद। तो मैंने उससे कहा बेटा समझना इसमें कुछ नहीं था, इसमें सुनना था। रिएक्शन का होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, कुदरती बात है। ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। साइंटिस्ट ने रिएक्शन को देखा कि ये रिएक्शन हुई है, साइंटिस्ट ने उसकी देखी मैकेनिज्म क्या है, साइंटिस्ट ने उसकी स्टडी करी, अच्छे से बताया कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे हुई थी। उसने वो चीज़ बुक पे लिखी, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाई, अब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, ये हो चुकी है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि ये ऐसे क्यों ही वैसे क्यों है। ये चीज़ हो चुकी है, आपको बताना है कि कैसे कैसे हुई है। बात समझ में आ रही है? ये समझना है सिर्फ। अगर तुम्हें वो बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ कि इसने पीछे से अटैक करा, इसने आगे से अटैक करा, यहाँ इन्वर्जन हुआ या रोटेशन हुआ, तो यही समझना है और कुछ समझना नहीं है। अगर कभी किसी को बोर्ड से एग्जाम देने हो तो मैं डायरेक्ट आएगा कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ SN2, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ SN1, तो तुम्हें जो मैं लिखवा रहा हूँ वो तुम्हें वही लिखना है वहाँ पर। तो यही समझना है, जो सुनना है वही समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, रिएक्शन हो चुकी है, कैसे कैसे हुई है वो मुझे तुम्हें बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं SN2। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ तो पहले लिख देता हूँ साथ साथ। देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो, एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ये CH3 यहाँ लिया मैंने क्या Cl, यहाँ लिया मैंने KOH, और मीडियम कैसा लिया मैंने, मीडियम लिया मैंने एक्वस। अब सुनो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये क्या था, सबस्ट्रेट था, ये था आपका सबस्ट्रेट आप जानते हो क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पर रिएक्शन हो, क्लोरोमीथेन है। ये था रिएजेंट। अब देखो ये था रिएजेंट, तो ये कैसे ब्रेक होगा, KOH आपका ब्रेक होगा पानी में डालते ही। ये क्या था, आयोनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड पानी में डालते ही क्या होते हैं, आयन इसमें डिसोसिएट हो जाते हैं। ये बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल क्या होनी है, रिएक्शन बहुत नॉर्मल है, चिल करके देखो बस रिएक्शन को। Cl हटा OH आ गया, क्या बन गया, मीथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पर ये निकला, ये K के साथ कंबाइंड होके क्या बन गया, KCl। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब हमें देखनी है मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म समझ लो। मैकेनिज्म तो देखो, मैकेनिज्म में क्या होगा, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो मैं लिख रहा हूँ SN2 इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, SN2 इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। पहली बात ये, कोई पूछे SN2 क्या था, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म थी। अब क्या होगा इसमें, देखो ध्यान से, देखो ये जो मेरे पास सबस्ट्रेट है, आंखों का इस्तेमाल करना और देखना ध्यान से। ये H है यहाँ पर, ये H है, आप जानते हो टेट्राहेड्रल होता है कार्बन, ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, ये जो बॉन्ड है इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो KOH तो पानी में डालते ही डिसोसिएट हो गया था, लेकिन ये पानी में डालते ही डिसोसिएट नहीं हुआ। दोनों चीजों को क्या कर रहा है, मैंने एक्वस मीडियम में लिया हुआ है। अगर ये भी पानी में डालते डिसोसिएट हो जाता, तो जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना था, ऐसे ये भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बनता, लेकिन ये पानी में डालते डिसोसिएट नहीं हुआ। अब कोई पूछ सकता है क्यों नहीं हुआ, तो सुनो ध्यान से, ये बॉन्ड इतना पोलर नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड पानी में डिसोसिएट नहीं होते अंटिल कि वो बहुत ज्यादा पोलर हो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा दोनों पर हो। ये बहुत पोलर भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं है। अगर यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर CH3 होता, बल्कि मॉलिक्यूल हो जाता। अगर ये इस टाइप से मैं यहाँ पर लिख दूं, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा CH3, ये C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ये Cl, बल्कि हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, भारी हो गया। अभी रिपल्जन की वजह से ब्रेक हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है। तो देखो ये जो बॉन्ड था आपका, ये जो बॉन्ड हमने देखा है यहाँ पर, ये बॉन्ड ना तो पोलर है, ज़्यादा पोलर है लेकिन ज़्यादा पोलर नहीं है, तो ये क्या लिखोगे, लेस पोलर है। और क्या ये आपका लेस
बल्कि भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये खुद डिसोसिएट नहीं हुआ। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ये, इसीलिए ये खुद डिसोसिएट नहीं हुआ। क्लियर हो गया बात ये? इसलिए खुद डिसोसिएट नहीं हुआ। तो कोई पूछ सकता है खुद डिसोसिएट क्यों नहीं हुआ। अब सुनो ध्यान से, जब ये खुद डिसोसिएट नहीं हुआ तो क्या होगा यहाँ पर, हमें सब्स्टिट्यूशन तो करवाना है ना। सुन लेंगे बड़े ध्यान से बात, पक्की बात है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये अब ये न्यूक्लियोफाइल लहराता हुआ बल खाता हुआ आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। KOH था ये ब्रेक हुआ आपका K+ और OH- में। अब ये OH आएगा पीछे से और अटैक करेगा। OH क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। क्यों करेगा पीछे से अटैक, क्योंकि आगे जगह नहीं है अटैक करने की, आगे Cl लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो काम होगा बिल्कुल धोखेबाजी वाला काम होगा कि पहले एक से दोस्ती है, लेकिन क्या करेगा, दूसरे से दोस्ती करना स्टार्ट कर देगा ये। तो यहाँ होगा क्या, पहले से एक बॉन्ड था, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन होगा क्या यहाँ पर, ये जो C है आपका, ये H, लेकिन अब जो कार्बन है वो Cl को धोखा देना स्टार्ट कर देगा। धोखा देने से समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है, और इतने समझदार तुम लोग हो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा आपका, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। खुद तो इतने छोड़ा नहीं इसको, जब ये आया इसने इसको अपने अट्रैक्ट किया, तो जो पुराने रिश्ते थे वो ब्रेक होते गए, नए रिश्ते बनते गए, ठीक है। बात समझा गया तक ये। तो ये जो स्टेट बनेगी, ये जो स्टेट बनती है, इसको क्या बोला मैंने, इस स्टेट को मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट। अभी लिखना नहीं है, सुनना है। इसको मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आई, ट्रांजिशन स्टेट क्लियर हो गई कि जब भी हम क्या देखा, सबस्ट्रेट था, खुद ब्रेक नहीं हुआ, पीछे से न्यूक्लियोफाइल को आके इसको ब्रेक करवाना पड़ा। ये जो स्टेट थी, स्टेट का नाम क्या था, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गई तक बात। ट्रांजिशन स्टेट में कौन कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पर सबस्ट्रेट भी है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों है ना। क्लियर हो रही है तक बात, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी है। अब जैसे ये हो गया यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर ये हो गया, अब क्या होगा, अब तो इसका आहिस्ता आहिस्ता इसका इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, ये ब्रेक होगा और यहाँ से ये इसको छोड़ देगा। और यहाँ क्या आ गया आपका OH आ गया, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया आपका H, और ये Cl- निकला था, ये K के साथ दोस्ती कर लेगा, और यहाँ क्या हो गया KCl। क्लियर हो गया तक बात ये। अब यहाँ ध्यान से देखो, Cl कहाँ पर था, फ्रंट पे था, Cl कहाँ पर आया, बैक पर आया। जिस अपोजिट आएगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसमें क्या होगा, इन्वर्जन हो गया, पहले फ्रंट पे था तो कहां पर आया, बैक पर आया। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। तो यही मैकेनिज्म थी, रिएक्शन तो हो गई। अब रिएक्शन कैसे हुई वो तुम्हें बताना था। रिएक्शन कैसे हुई कि KOH तो पानी में ब्रेक हो गया, ये खुद ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए क्या हुआ, OH को पीछे से अटैक करना पड़ा और ऐसा ऐसा इनका बॉन्ड बना, और जो पुराने बॉन्ड थे वो ब्रेक होते गए, और अल्टीमेटली ये हो गया, Cl निकल गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर हो गई तक बात। अब हमने क्या देखा, क्या यहाँ पर इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, ये 3 तो मैं बताए थे, और भी होते हैं बेंजाइन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स। यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बना, क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट। अब सुन लो मेरी बात, इसमें तुम क्या कहोगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सुन लो, सुनने वाली बात है, चाहो तो लिख भी लेना। ट्रांजिशन स्टेट में जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्या कहा मैंने, जितने कहा मैंने बस, ट्रांजिशन स्टेट में जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं पे रेट डिपेंड करता है। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होता तो ये बनता ही नहीं। कितने थे, 2 थे, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है आपका सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट क्या था, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट मतलब रेट क्या हो गया, रेट आपका हो गया K, कांस्टेंट लगा दिया मैंने, CH3Cl, और यहाँ पर क्या हो गया, OH लिख दो या KOH लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। रेट ये हो गया, क्लियर है। अब सुनो, ऑर्डर कितना हो गया, जितने रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड करता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक इस पे करा, एक इस पे करा, तो पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका, ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बाई मॉलिकुलर, 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे इंटरमीडिएट में, इसीलिए क्या बोला बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर एक ही इन्वॉल्व होता तो यूनिमॉलिकुलर होता। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ तक, क्लियर है? पहले ये लिख लो फिर मैं इसको लिखवा दूंगा पूरा, ठीक है? पहले मैं समझा दिया, ये लिख लो, लिख लिया बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, तुम ये फील करो कि ये रिएक्शन हो रही थी और तुम लोग क्या हो साइंटिस्ट हो, तुम माइक्रोस्कोप लेके बैठे, सब चीज़ लेके बैठे, तुमने देखा कि रिएक्शन कैसे कैसे हुई। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी बुक में लिखना है ये। तो बात समझ में आ गई? मैकेनिज्म में तुम्हारा तो कोई रोल नहीं था इसके अंदर, जो हुआ वो तुमने देखा। अब तुमने तो देखा नहीं, साइंटिस्ट ने देखा, साइंटिस्ट ने बुक को बताया, हमारे टीचर ने हमें बताया, हमने तुम्हें बताया, ठीक है ना? अब तुम कैसे बताओगे, तुम अपने टीचर को कैसे बताओगे एग्जाम में, अब वो तुम्हें देखना है। तो देखो यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट सबस्ट्रेट पर और रिएजेंट पर दोनों पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं SN2। बात समझ में आ गई? दोज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, और लिखो इसके अंदर आप दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच, तो लिखिए आप। सबसे पहले हम बात करने वाले थे SN2 की, तो लिखोगे क्या इसके अंदर, दोज nucleophilic substitution reactions in which rate of reaction depends on substrate as well as reagent are called SN2 nucleophilic substitution reaction, are called bimolecular nucleophilic substitution reaction, ठीक है? इट इज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो लिखोगे, लिखते रहो साथ साथ, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बताओगे कि इसकी काइनेटिक्स कितनी थी सेकंड ऑर्डर की, इट इज अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था। क्लियर है एक बात? लिखते रहो साथ साथ। फिर क्या देखा हमने इसके अंदर, सेकंड क्या देखा हमने इसके अंदर, it has single step mechanism, इसका मैकेनिज्म एक स्टेप का था। फिर हमने क्या देखा इसके अंदर, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकटाइन कार्बोनाइन नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, only transition state is formed, only transition state is formed, क्लियर हो गया तक बात? ठीक है बेटा, रेट जितना ऑर्डर है उसको हम काइनेटिक्स बोल देते हैं, ठीक है? रेट मतलब क्या होता है, मूवमेंट क्या हो गया आपका काइनेटिक, ठीक है? ये क्या होगा, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। फिर हमने क्या देखा, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, 100%, ठीक है? हमेशा क्या होगा, बैक साइड से अटैक होगा तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, हमेशा इन्वर्टेड मिलेगा। तो क्या हो गया, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। प्रोडक्ट क्या होगा, इन्वर्जन होगा हमेशा। क्लियर है तक बात? अब इतना लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके अंदर रिएक्टिविटी। सुन लो मेरी बात कि अगर 2-3 तुम्हें सबस्ट्रेट गिवन है, पूछा जा रहा है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड SN2, तो क्या बताओगे? तो सुनो ध्यान से, रिएक्टिविटी इज, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है तो उसकी रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है,
तो जितना जो इसकी स्टेबिलिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बल्कीनेस के। जितनी कम बल्कीनेस उतनी आराम से उसे पीछे कुछ जगह मिलेगी अटैक करने के लिए, जितनी ज़्यादा बल्कीनेस होगी उतना वो देर से अटैक करेगा। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 वो क्या था आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। जितना ज्यादा बल्की सबस्ट्रेट होगा, बल्कीनेस ऑफ सबस्ट्रेट, बल्कीनेस ऑफ सबस्ट्रेट, जितना क्राउडेड, जितना बल्की सबस्ट्रेट होगा उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी, टुवर्ड SN2। लिखो इसको। अब देखो ध्यान से, हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इधर देख लो अब ध्यान से बेटा, हमने बात करा यहां पर, हमने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेटा सुन लो ध्यान से, सबसे पहले हमें देखना है अल्फा क्राउडिंग। क्राउडिंग की जगह बल्कीनेस भी आप लिख सकते थे। अल्फा कार्बन पता है क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहां ध्यान से देखो, देखते रहना, ये लिखा मैंने CH3Cl, यहां पर लिखा मैंने CH3 CH2Cl, ये लिखा मैंने आपका CH3 यहाँ लिखा Cl, ये मैंने CH3 लिखा CH3 यहाँ लिखा Cl। ठीक है। अब देखो वो कार्बन जो डायरेक्टली हैलोजन से लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन। ठीक है, वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। अब सुन लो मेरी बात, यहाँ अल्फा कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ अल्फा पे 2 हाइड्रोजन और एक CH3, यहाँ पर अल्फा पे 1 हाइड्रोजन 2 CH3, यहाँ पर अल्फा पे तीनों क्या है, CH3। तो बल्कीनेस, क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है, कहाँ इंक्रीज हो रही है, अल्फा कार्बन पर। तो पहले हमेशा अल्फा क्राउडिंग चेक करनी है। सुन रहा है बेटा, क्या सुना, कि पहले हमेशा अल्फा क्राउडिंग चेक करनी है। तो जिस पे अल्फा क्राउडिंग ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी बोलो ना कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, क्राउडिंग इंक्रीज, यहाँ पर हमने क्या देखा, क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 थ्रू बताना है। SN2 क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर हो गया तक बात। अब सुनो ध्यान से, अल्फा क्राउडिंग जब बढ़ती है ना तो डिग्री भी चेंज होती है अल्काइल हैलाइड की। ये कौन सा था, ये था 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अभी बताया था। ये कौन सा हो गया, ये प्राइमरी कार्बन था ना, तो ये क्या हो गया आपका, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये था आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये था आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो सुन लो, कोई पूछे 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN2, कौन सा होगा, मिथाइल वाला 0 डिग्री वाला। समझ गए, सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम रिएक्टिव वो होगा। क्यों, क्योंकि बल्कीनेस ज्यादा है। क्लियर हो गया तक बात। ऐसे ये क्वेश्चन तुमने पूछ ले, अगर यहाँ पर क्वेश्चन हमने तुमसे कहा अरेंज द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग is most reactive toward SN2 में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो सुन लो बेटा, एक ये दिया मैंने, एक मैंने यहाँ पर दिया आपका ये, एक दिया मैंने क्या, ये। अब देखो आंखों का इस्तेमाल करो, आंखें से चल रही है सबकी। ये कौन सा था, ये प्राइमरी कार्बन से लगा था, ये टर्शियरी वाला था, ये सेकेंडरी वाला था। SN2 की बात हो रही है, प्राइमरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो मैं इसको अगर 1 डाल दूं, 2 और ये 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया सबसे ज्यादा 3, फिर आपका सॉरी सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, 2, 3 देन 1। क्लियर बात, ठीक है ना। उल्टा कर दिया, हाँ रिवर्स कर दिया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 1 1 3 2।
क्लियर हो गई यहाँ तक बात। SN2 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसकी होगी, जिसमें बल्कीनेस कम होगी। बल्कीनेस इसमें कम है ना, ये प्राइमरी है। ऐसे क्या देख रहा है बेटा, 3 आना चाहिए बेटा, ये प्राइमरी वाला है। हाँ अब क्या है, हाँ तो ये मैंने 3 इसको डाला है, मैं प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 to 3 की बात कर रहा हूँ। समझ गए बात को? लिख लो, मैं 1 to 3 नंबर की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर ही नहीं रहा मैं। लिख लो इसको, लिख लिया बेटा? चलो अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, ये तो हो गया। अब देखते हैं बीटा क्राउडिंग। हम आते हैं बीटा क्राउडिंग पे। ये हमने अभी जो एग्जांपल देखी है, सब अल्फा क्राउडिंग की देखी थी। अब बात करते हैं बीटा क्राउडिंग। तो लिख लें आप बीटा क्राउडिंग। बीटा क्राउडिंग, तो कोई पूछे बीटा कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो डायरेक्टली अल्फा कार्बन से अटैच्ड होगा वो बीटा कार्बन। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3 CH2Cl, यहाँ पर लिखा मैंने CH3 CH, ये आपका CH एक लिखते हैं, चलो सी आपका CH2Cl, यहाँ पर लिखा मैंने CH3 CH, यहाँ पर CH3 CH2Cl, ऐसी मैंने एक लिखा ये CH3 CH2Cl। ठीक है बेटा? अब बहुत ध्यान से देखो, ठंड लग रही है, 27-28 कर दो टेम्परेचर इसका, 26-27 कर दो, ठंड लग रही है तो उसे। अब देखो ध्यान से, इतनी बात समझा गया था कि अब देखो ये भी प्राइमरी था। देखो अल्फा कार्बन देखो सबका, अल्फा कार्बन पे CH2 है, यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर भी 2H है। अल्फा सेम है ना, अल्फा पे तो 2 ही H है सब पे, क्लियर है? अब देखो ये भी प्राइमरी था, क्योंकि हेलोजन किससे लगा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से। यहाँ पर भी हेलोजन किससे लगा है, प्राइमरी कार्बन से है, तो प्राइमरी कार्बन से ही। यहाँ पर भी हेलोजन प्राइमरी कार्बन से, यहाँ पर भी हेलोजन प्राइमरी कार्बन से, सब प्राइमरी अल्काइलाइट है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन बल्कीनेस बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है, बीटा कार्बन पर। यहाँ बीटा पे 3H है, यहाँ बीटा पे 2H है, अल्फा के बाद क्या होता है, बीटा। आ रही है बात समझ में बेटा? बीटा समझ में आ गया बेटा? बीटा मैच कराना, ठीक है? बीटा ऐसे यहाँ पर देखो, बीटा पे क्या होगा, 1H, यहाँ बीटा पे एक भी H नहीं है। जैसे H कम होते हैं बल्कीनेस बढ़ती रहती है। क्लियर हो गया तक बात की? तो यहाँ क्या देखा मैंने, बीटा बल्कीनेस, यहाँ पर बीटा क्राउडिंग क्या हो रही है, बीटा क्राउडिंग क्या हो गई बेटा, इंक्रीज। और जब बीटा क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, फिर आपका वही चीज रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 क्या हो गया, डिक्रीज। क्लियर हो गया तक बात? और देखो ध्यान से अभी लिख लेना और सुन लो। देखो अगर मैं कंपेयर करता हूं, यहां पर एक मैंने लिखा ये, यहां लिखा Cl, मैंने यहां पर ये लगा दिया। एक मैंने लिखा मैंने ये पूछा है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN2, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड SN2, सेकंड वाला। क्यों, समझो, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, यहां बीटा पे क्राउडिंग है, ओवरऑल बल्कीनेस नहीं देखनी। क्या कहा मैंने, ओवरऑल से मतलब नहीं, अल्फा बीटा गामा चेक करना है। ये अल्फा ये बीटा, यहाँ क्राउडिंग किस पर है, गामा पर। तो हमें क्या देखना था, यहाँ क्राउडिंग किस पे थी, गामा पे क्राउडिंग थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये ज्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ बीटा पे क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पर बीटा पे क्राउडिंग है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो यहाँ पर कौन सा रिएक्टिव हो गया, ये बात समझ में आ रही है? क्राउडिंग कैसे चेक करनी है मुझे पहले अल्फा क्राउडिंग देखनी है। अल्फा दोनों सेम है, बीटा क्राउडिंग, तो अगर बीटा पे ही एक पे क्राउडिंग ज्यादा है, एक पे क्राउडिंग कम है, तो जिस पे क्राउडिंग ज्यादा है वो कम रिएक्टिव, ओवरऑल बल्कीनेस नहीं देखनी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो अच्छी बात है, लिख लो ये, तो लिखो जल्दी लिखो बेटा, गेट खोल दो। लिखो लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक?
तो इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले हमने क्या देखा, बात कर रहे थे हम किस पे, क्राउडिंग पे। तो ये क्राउडिंग की मैं बात समझ में आ गई थी यहाँ तक। तो पहले हमें अल्फा क्राउडिंग, देन बीटा क्राउडिंग, देन गामा क्राउडिंग। ऐसे देखो, ऐसी जो आपका रेट होता है वो आपका डिपेंड करता है लीविंग ग्रुप पे, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी आपकी SN2 की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप, टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। LG लिख दिया, ठीक है मैंने, लीविंग ग्रुप। LG क्या हो गया, लीविंग ग्रुप, लाइफ गुड नहीं, लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। अब सुनो, लीविंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है वो लीविंग ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर लिखा था RF, यहां लिखा मैंने RCl, यहां लिखा मैंने RBr, ये लिखा मैंने RI। तुम बस ऐसे याद रखो, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, आयोडीन की ज्यादा होगी। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो जल्दी ब्रेक होता है। तो गुड लीविंग ग्रुप कौन सा हो गया, कौन सा जल्दी निकलेगा, आयोडीन जल्दी निकलेगा। तो यहां पर क्या हुआ आपका, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या हो रही है, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या हो गई, इंक्रीज। और जब लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो रिएक्टिविटी भी क्या हो गई, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 क्या हो गई, इंक्रीज। बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है ना। जितना जल्दी निकल जाएगा उतना जल्दी दूसरा वाला बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। लिख लो ये, तो ए होता है आपका, अगर अल्फा पोजीशन पर कोई डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, अगर अल्फा पोजीशन पर कोई डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है या कार्बोनाइल सिस्टम है तो वो भी एक्सेप्शनली रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। हर कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सुनो ध्यान से, मतलब अभी समझोगे। देखो मैंने यहां पर लिखा ये CH3 CH2CL, एक तो ये लिखा मैंने, एक मैंने लिखा, इधर देखते रहो, CH2CL ये लिखा। तो ये अल्फा कार्बन था, ये अल्फा कार्बन था। अल्फा कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम आ गया। अल्फा कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड वाला सिस्टम आ गया तो वहां रेजोनेंस की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अभी तुम बस ये तुम्हें सुनना है कि अगर अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड वाला सिस्टम लग गया, मैंने ऐसे लिख दिया यहां पर, तो रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी, काफी ज्यादा होगी जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा उसकी कंपैरिजन में। ये हो गया। या फिर आपका क्या हो गया, यहां पर मैंने लिख दिया कार्बोनाइल सिस्टम। कार्बोनाइल सिस्टम क्या होता है, तो तुम वही समझ लो, अल्फा कार्बन वाला सिस्टम हो गया ये भी। अभी C डबल बॉन्ड O जो होता है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल या कार्बोनाइल ग्रुप। बात समझ में आ रही है ये। अगर अल्फा पोजीशन पर डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है तो वो रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी नॉर्मल से, मतलब इसकी रिएक्टिविटी इससे ऑलमोस्ट 100 टाइम ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ध्यान रखो, यहाँ पर रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर ये भी था जो कि एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन हर कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन था ये पूरा। ये 4 ऑप्शन थे, पूछा गया था, IT एडवांस का क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप अगर लग गया तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, लिख लो ये। तो मैंने क्या बताया, अगर अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ गया, तो कोई ये क्या था, इधर देख लो, ये भी क्या था अल्फा कार्बन, इसमें ये भी क्या था, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम आ गया। ये भी क्या था अल्फा कार्बन, क्या आ गया, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम आ गया। अगर अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है तो वो न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है। मैंने न्यूक्लियोफिलिक बोला, नॉट SN2 SN1। SN2 होगी तब भी बढ़ाएगा, SN1 होगा तब भी बढ़ाएगा, लिख लो ये। हम बात करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। तो बेटा बहुत ध्यान से मेरी तरफ मुतवज्जे हों आप लोग। क्या हूं, मुतवज्जे मतलब अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ दें। समझ गया बेटा आयुष, अच्छा वर्ड है ना ये, हाँ। तो सुनो ध्यान से, स्टीरियो केमिस्ट्री की जब भी हम बात करेंगे, कब बात करेंगे, जब कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर क्या होता है, जिसकी चारों डिफरेंट वैलेंसी हो कार्बन की, वो कायरल कार्बन होता है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो मैं उस रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा। अब हम बात करें SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा ये कायरल कार्बन है आपके पास, यहाँ पर मेरे पास सपोज CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है सपोज D,
और यहाँ मेरे पास लगा हुआ था आपका, ये लगा हुआ है यहाँ पर क्या आपका सपोज Cl, और यहाँ क्या लगा हुआ है आपका H। D क्या है? हाइड्रोजन का बड़ा भाई ड्यूटेरियम। कायरल कार्बन हो गया ना, ये कायरल हो गया ना। अब चारों अलग लगे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल आया, अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है, अब क्या होना है बेटा? बैक साइड से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा। इसका बैक क्या होता है? इसका बैक यही तो है। तो यहाँ पर जो अब कंपाउंड तुम्हें मिलेगा, कंपाउंड तुम्हें कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, कंपाउंड तुम्हें मिलेगा कुछ इस टाइप से। ये आपका CH3 है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, और यहाँ पर जो यहाँ पर Cl था, अब यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा आपको H यहाँ आ जाएगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना, ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा जब इसके रिवर्स कार्बन पर। यहाँ पर क्या आएगा आपको? OH। ये घूम जाएगा पूरा ऐसे करके, ठीक है, वो चीज़ अलग है। अब तुम ये समझो, ये फ्रंट पे था तो ये कहाँ आएगा? ये बैक पर आएगा। ये अब तुम्हें RS कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है, मैंने बता रखा है। अगर सपोज ये R है, सपोज मैंने कह दिया यार मैं निकाल नहीं रहा, तुम निकाल लेना। ये अगर R है, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे? इन्वर्जन हुआ है ना, तो ये क्या मिलेगा मुझे? S। अगर ये S है तो ये मुझे क्या मिलेगा? R। तो कायरल सेंटर अगर है तो वहां क्या होगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब R है तो मुझे क्या मिलेगा? S। ऐसे तो मुझे क्या मिलेगा? R। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब कंपाउंड का एक ही आइसोमर वो देंगे, ऐसा नहीं है कि R भी मिले और S भी मिले। वो क्या होगा? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है तक? ये एक होती है स्टीरियो सेलेक्टिव, मतलब दोनों मिल रहे हैं R और S, एक ज्यादा मिल रहा है, एक मिल रहा है कम, तो मतलब सेलेक्टिविटी है कि कुछ ज्यादा कुछ कम। ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, एक ही देगा ये। अगर ये R है तो यहाँ पर मुझे R नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे S मिलेगा। यहाँ अगर S है तो यहाँ मुझे S नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा? R। तो SN2 इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। समझ में आ गई तक बात? स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन के अगर कंपाउंड है उसके दोनों पॉसिबल है आ रहे हैं, तो मुझे उसमें से एक मिले सिर्फ, तो वो क्या हो गया? स्टीरियो स्पेसिफिक। दोनों मिल रहे हैं लेकिन दोनों मुझे 50-50% नहीं मिल रहा है, एक ज्यादा मिल रहा है, एक कम मिल रहा है, एक मेजर मिल रहा है और एक माइनर मिल रहा है, तो वो क्या होगा? स्टीरियो सेलेक्टिव। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। SN1 हम कल पढ़ेंगे वो स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, आप लिख लें, तो SN2 इज अ स्टीरियो, SN2 इज अ स्टीरियो, बोलो ना, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ध्यान रखना, अगर फ्रंट से निकला तो किस पे आएगा? बैक पर आएगा। SN2 इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्यों है? क्योंकि इसमें कंपाउंड का एक ही आइसोमर मिलता है 100%, ठीक है ना। और यहां पर क्या होता है? 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। पीछे जो एग्जांपल दी थी वहां पर प्रोडक्ट इन्वर्टेड बना था, लेकिन वहां कॉन्फ़िगरेशन हम बता ही नहीं सकते थे क्योंकि कार्बन कायरल नहीं था, तीनों हाइड्रोजन थे ना। कॉन्फ़िगरेशन तो हम तभी बताते हैं ना जब कायरल कार्बन हो, ठीक है ना। तो वो इसलिए मैंने कायरल कार्बन लिया हुआ है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं? तो आज के लिए मैं इसको इतना ही रोकता हूँ, ठीक है। अच्छा टॉपिक था, कल से टाइम पे आ जाना। कल SN1 और फिर देखेंगे कि इनके ये किस, कल हम डिस्कस करने वाले हैं SN1, पूरा SN1 की मैकेनिज्म, और फिर हम देखेंगे किन किन फैक्टर पे SN1 और SN2 डिपेंड करता है। कल का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है। आज का भी टॉपिक अच्छा था, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो मजा आया होगा सुनने में, ठीक है ना। और मैंने फिर कहा मैकेनिज्म कुछ नहीं था, सुनना था, रिवाइज कर लेना जाके, जो डाउट्स हो कल क्लास से पहले मुझसे पूछ लेना इससे रिलेटेड, ठीक है, लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे कल।